उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, शेर पाकिस्तान हैं, एशियन टाइगर हैं, उन्होंने बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इंडियन पहलवानों को भी उन्होंने पछाड़ा है, चारों शाने चित किया है और वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तैयब रजा उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम तैयब, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। ये शौक कब से है और कितने अरसे से आप पहलवानी कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये पहलवानी जो शोबा है, इसमें तकरीबन हमारी जो नस्ल है उसको कुछ 100 साल होने वाला है। तो हम ये नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं। और इससे पहले हमारे दादाजी 1954 खानदानी पेशा है जी बिल्कुल 1954 में पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया था। क्या नाम था उनका? दीन मोहम्मद पहलवान। अच्छा। और उसके बाद फिर वाले साहब हैं और फिर हम माशाल्लाह 5 भाई और पांचों ही रेसलर हैं। अच्छा। मैं उनमें से सबसे छोटा हूँ। तो कितने ममालिक में पाकिस्तान का नाम अब तक आप रोशन कर चुके हैं? मैंने कोई तकरीबन 20 से 25 ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और कितने टाइटल जीते आपने? टाइटल माशाल्लाह काफ़ी हैं। इंडो पाक का चैंपियन भी हूँ दुबई के अंदर, वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। इंडिया को शिकस्त दी थी आपने? जी, इंडिया के साथ वो मेरा फाइट हुई थी। इंडो पाक चैम्पियनशिप के टाइटल से था वो इवेंट। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, उसके अंदर मैंने मेडल लिया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टर्की के अंदर हुई थी, उसके अंदर मैंने मेडल हासिल किया। फिर साउथ अफ्रीका के अंदर, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इस तरह का। ये शेर पाकिस्तान जो आपके नाम के साथ लगाया है, ये टाइटल ये भी आपको मिला है? जी, ये इसका बैकग्राउंड बताएं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताएं। असल में ये शेर पाकिस्तान जो टाइटल है, जो मर्ड रेसलिंग है, मिट्टी की कुश्ती, ये असल में हमारी सकाफती खेल है, ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है हमारी। और ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदा कौमें अपनी सकाफत कभी नहीं भूलती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे प्राउड भी है कि हमने अपनी सकाफत को ज़िंदा किया हुआ और इसे प्रमोट कर रहे हैं। और अभी हमारा एक अखाड़ा है, क्लब है जो हम रन कर रहे हैं और जिसमें हम फीस भी लिल्लाह काम कर रहे हैं। मुगलपुरा के अंदर हमारा अखाड़ा है। तो हम कोई भी रेसलिंग सीखना चाहे वो आ सकता है। हाँ, हम उन्हें फीस भी लिल्लाह, क्योंकि हमारा जो खेल है ये थोड़ा क्या बहुत ज्यादा सूफीज़म से अटैच है। हमने जो देखा है, जो मुझे याद पड़ता है थोड़ा सा बचपन में, जो एक तस्वीर आंखों के सामने से गुजरती है, रेसलर्स तो बहुत मोटे होते हैं। आप तो बड़े फिट हैं, आप तो मुझे बिल्डर लग रहे हैं, रेसलर कम लग रहे हैं। असल में ना फ्री स्टाइल जो रेसलिंग है, ओलंपिक स्टाइल, उसके लिए थोड़ा वेट भी मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा। तो मैं 97 यानी इसमें भी थोड़ी जिद्दत आ गई है। हाँ, जो मर्द कुश्ती है, देसी कुश्ती जिसे कहते हैं, वो हमारी है सकाफती खेल है। हर जो भी आप रेसलिंग लाजमी है, चाहे वो जापान के अंदर सोमो रेसलिंग हो, टर्की के अंदर ऑयल रेसलिंग है, अजरबैजान में है, एलिश है, इस तरह। अरे किसी ना किसी सूरत में मौजूद है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ये सिंबल है पहलवानी का, क्या इसको गुर्ज कहा क्या जाता है? पता नहीं, भारी है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। मैं ये समझ रहा था कि शायद बहुत ज्यादा भारी होगा, लेकिन मैं भारी नहीं। आप अच्छा, ये मेडल के तौर पर वो कह रहे हैं उनको मिले, ऐसे ही है? हाँ, मैं बताता हूँ। असल में ना जो रेसलिंग इसलिए हर मुल्क के अंदर ज़रूरी समझी जाती थी, बल्कि उनका ये सकाफती खेल है पुराना। अगर आप कदीम ज़माना यूनान में देखें तो आपको उनके आसार 5000 साल पुराने भी कुश्ती के मिलेंगे। अच्छा। और असल में कुश्ती इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उस दौर में, या पिछले जो दौर गुजरा है वो इसलिए थी कि जिस रियासत में या जिस मुल्क में अच्छे पहलवान जाने जाते थे, कोई भी दूसरा दुश्मन उन पे हमला करने से पहले सोचता था। मैं आपसे डर गई जब आप ये स्टूडियो में आ रहे थे। मैंने कहा पता नहीं किसको मारना है, ये क्या वाकई मारने के लिए यूज होता था? इसी तरह एग्जैक्टली। अगर अच्छा, ये हथियार के तौर पे यूज होता था? हथियार के तौर पे, जैसे तलवार यूज करते हैं। अगर आप अरब में भी देखें, असल में हम थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी कुश्ती की है। तो हम इसी तरह अरब में भी गुर्ज जो है वो जंग में मैं आपको बता दूं, ये एज अ मेडल इनको मिला है, इसलिए ये लाइट वेट है। ये बहुत भारी होता है, जिसको पड़े उसका सर भी खुल सकता है, 5-6 पसलियां तो ऐसे आराम से टूट सकती हैं। ऐसे आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। ये ट्रैफिक के तो तौर पे ऐसा हुआ भी है कि कोई ऐसी लड़ाई होगी और इसके इस्तेमाल की नौबत आई? मुझे लगता है कि वैसे तो बेवकूफ ही होगा जो पहलवान से लड़ाई लेगा। वैसे तो गुर्ज के लिए आपके आप हमें डरा रहे हैं, मुझे लग रहा है।
जितना माशाल्लाह उनका हाथ भारी, उनको तो इसकी भी जरूरत नहीं है, आपका इनकी हाथ बात ही नहीं काटनी। नहीं, जब बच्चे थे तब तो शायद को थोड़ा बहुत हो जाता हो, लेकिन जब अच्छा तैयब, आपसे भी बात करते हैं। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से आगाज़ करते हैं। तैयब रज़ा शेर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छे रेसलर हैं, पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है। तैयब पहलवान हैं आप, क्या आपकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, डाइट क्या होती है? असल में हमारा जो सुबह का आगाज़ है वो फजर की नमाज से होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जो है गर्मियों में हम मक्खन खा के अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, या दौरान ट्रेनिंग मक्खन यूज़ करते हैं। एक बाइट ली मक्खन की, वो पीस की और शुरू कर दी। सादा मक्खन। ये सब एक बाइट से क्या बनता होगा आपका? एक बाइट वो ज़्यादा मक्खन होता है तो उसमें से एक बाइट ही लेनी पड़ती है, और वक्फे से लेते रहते हैं बाइट, तो वो तकरीबन आधा किलो मक्खन हो जाता है रोज़ाना। जी, रोज़ाना सुबह के टाइम ट्रेनिंग के दौरान। और उसमें फिर उठक बैठक होती है, पुशअप्स होते हैं, हमारी रनिंग होती हैं, फ्रॉक जंप्स होते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना होती हैं, और इस तरह करके। मक्खन के अलावा डाइट में क्या लेते हैं? इसके अलावा बीफ भी लेते हैं, मटन भी यूज़ करते हैं दोपहर के वक्त, और सलाद जो है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्वांटिटी के हवाले से हमने ये सुना है कि पहलवानों की खुराक जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। दिन में कितनी खुराक होती है, मतलब कितना किलो? कई तो हमने सुना है कि पहलवान एट ए टाइम 5-5 किलो गोश्त भी खा जाते हैं। ये बातें वाकई में ऐसा होता है? असल में देखा ये जाता है कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी हमने कैलोरीज कितनी बर्न की हैं, उस हिसाब से हमें लेनी चाहिए। और जो कह रहे हैं कि जो पहलवान 5-5 किलो गोश्त खा जाते हैं, अब मुझे नहीं समझ आती कि क्या वो इतनी कैलोरीज बर्न कर लेते थे कि उन्हें 5 किलो की ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी लोग या नौजवान हमें देख रहे हैं जिन्हें पहलवानी का शौक है, आप इस तरह से आधा किलो देसी घी ना खाना शुरू कर दें या मक्खन खाना शुरू ना कर दें। वो इतनी हार्ड इंटेंस वर्कआउट करते हैं, और आप अभी बता रहे थे ब्रेक में कि वर्कआउट के हवाले से थोड़ा बताइए। वर्कआउट यही है कि वर्कआउट सुबह का तो मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर हमारी शाम की जो है वो सेशन हमारा कोई 2-3 घंटे का होता है, जिसमें सिर्फ रेसलिंग करना ही होता है। और रेसलिंग के बाद हमारा एक पंजाबी में दूरा नाम की एक वर्कआउट है जिसे हम कहते हैं, जिसमें डांडा और बैठक मिक्स होता है, और वो जंप लेके लगानी होती हैं, और वो हम 500 या 1000 के दौरान वो लगाते हैं। तो उसमें फिर इस तरह वर्कआउट होता है हमारा। फिर रात की जो मतलब खाने में हम सब्ज़ी वगैरह या इस तरह की नॉर्मल ग़िज़ा लेते हैं, और शाम रात को फिर सोने से पहले जो नीम गर्म दूध जो है वो पी के फिर सो जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कोई यादगार वाक़या हो रेसलिंग का, कुश्ती का कोई यादगार कि बड़ा टफ मुकाबला हुआ हो किसी पहलवान से और आपने उसको पिछाड़ दिया हो या उसने आपको पिछाड़ दिया हो, कोई शेयर कीजिएगा वाक़या हमसे। असल में जब मैं 2018 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया तो मेरी जो पहली फाइट ही थी वो नाइजीरियन रेसलर, आपको पता है वो स्याह फार्म बड़े पावरी किस्म के लोग भारी भरकम से होते हैं इस तरह एग्जैक्टली। और वो काफ़ी पिछली दफ़ा का वो गोल्ड मेडलिस्ट था, और मेरी पहली फाइट ही उसके साथ आ गई। अब रेसलिंग नॉकआउट सिस्टम है सारा, तो मेरी पहली फाइट उसके साथ थी। और मिनट के लिए डर तो लगा होगा? डर ज़ाहिर सी बात है। वो उसकी टेक्निक सबसे बेस्ट क्या थी कि वो गर्दन पे हाथ रखता था और एक ट्राई पे, और वो ऐसे फेंकता था अपने पाँव में और पॉइंट ले लेता था। ये फ्री स्टाइल मैट रेसलिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जब मैट पे गया तो मैंने कहा कि इसका मैंने पहले डिफेंस करना है, ठीक है, क्योंकि इसने आते साथ मुझे अपनी पावर दिखाने करनी है और मैंने इसका कार्डियो लेवल पे से लेके जाना है। अच्छा। और फिर जब मेरी स्टार्ट हुई, आप ये अंदाज़ा कर ले कि मुझे पता है कि इसने ये काम करना है, वो फिर भी मुझे कर गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसका पावर लेवल मुझसे बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने फाइट को लंबा किया, उससे स्टेमिना पे लेकर गया। फिर वहाँ से मैंने जब सेकंड राउंड में मैं हुआ, इसके 2 राउंड होते हैं, 3 मिनट के बाद 30 सेकंड का रेस्ट होता है, फिर 3 मिनट का राउंड होता है। तो जब सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ फिर मैंने उसे टेक्निक लगाना शुरू की,
और उसका वो कार्डियो लेवल और स्टेमिना उसका बहुत डिस्टर्ब और आपने पहली फाइट में उसको हरा दिया और मैंने उसे 10-12 पॉइंट की लीड से मैंने उसे जीता। ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, हमने ये कुछ मूवीज़ में भी मैंने देखा है कि ये कुश्ती और ये जो पहलवानी है बाज़ औक़ात इतनी ख़तरनाक होती है कि फ़ाइट करते हुए आपको जान से भी जाना पड़ जाता है, जान भी चली जाती होता है वैसे ऐसा? रेसलिंग में तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो बहुत कम देखने को मिले हैं जो ओलंपिक स्टाइल है या ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है। दूसरी जो स्टाइल हैं जैसे MMA UFC वगैरह होगी उसमें आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने ज़्यादा नहीं सुना क्योंकि इसमें कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है कि अगर आप कोई नेक लॉक वगैरह लगा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं उसे या तो वो फाउल करार देते हैं या वो जो ऊपर रेफरी खड़े होते हैं वो फाइट को रुकवा देते हैं। तो इस वजह से हमें इस ऐसे सानहा अच्छा, आप एक एकेडमी भी चला रहे हैं, उस हवाले से बताएं। जी क्या आप एक एकेडमी चला रहे हैं बच्चों को? हाँ बिल्कुल, हम एक एकेडमी चला रहे हैं और बिल्कुल फीस भी ले रहा है और वहाँ बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के इवन के 50-60 साल के भी लोग हमारे पास आके हम और सुबह विदाउट एनी कॉस्ट, बगैर किसी पैसे के आप उनको जो है ट्रेन हम करवा रहे हैं। हम उन्हें जो फिज़िकल फिटनेस करना चाहते हैं हमने उनका सुबह की क्लास रखी हुई है, उसमें फ़िज़िकल फिटनेस का हमारा सेशन होता है और जो रेसलिंग करना चाहते हैं उन्हें हम शाम के वक्त 5 बजे का हमारा टाइम है, तो उसमें फिर हम बच्चों को ज़्यादातर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे रिसेंटली छुट्टियां हुई थी स्कूल कॉलेजेस से तो बहुत बच्चे आते रहे, उनके माँ बाप रिक्वेस्ट करते रहे, इसी तरह एग्जैक्टली। तो हम खुद भी चाह रहे हैं कि जिस तरह का आजकल का मोबाइल का दौर है, हर बंदा इस पे बच्चे यानी अच्छी एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब रज़ा, शेर पाकिस्तान हमारे साथ थे।